हाय गाइस। तो आज ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है एप्टोबस। ठीक है। तो वन नोट पे देखते हैं क्या कहानी दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में। ठीक है। आओ चलते हैं वन नोट की तरफ। तो देखो, स्टेटमेंट में तो बहुत सारा कहानी बनाया हुआ है। मैं डायरेक्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या हमें दिया हुआ है। तो एज एन इनपुट हमें एन मिलेगा। ठीक है। और हमें बेसिकली एन बनाना है यूजिंग 4 और 6। यानी कि हम 4 और 6 के कॉम्बिनेशन का यूज करके जो है एन बनाएंगे। अब सपोज करो 4 को हमने ए टाइम्स यूज किया है और 6 को हमने बी टाइम्स यूज किया है। ठीक है। तो हमें क्या बताना है ना, हमें इसमें आउटपुट करना है ए प्लस बी। जो 4 और 6 दोनों का जितना कॉम्बिनेशन है उनका सम हमें मिनिमम और साथ ही साथ मैक्सिमम दोनों आउटपुट करना है। यानी कि हम 4 और 6 का जितना भी कॉम्बिनेशन लेंगे उन दोनों का सम का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही हमें इस प्रॉब्लम में निकालना है। ठीक है। तो स्टेटमेंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमें एन दिया हुआ है एज एन इनपुट और हमें बेसिकली एन बनाना है यूजिंग 4 और 6 के कॉम्बिनेशन से। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे तो 4 को कुछ टाइम्स हम लोग यूज करेंगे, लेट सपोज करो ए टाइम्स यूज किए, 6 को कुछ टाइम्स यूज करेंगे, लेट सपोज करो बी टाइम्स यूज किए। तो जो ये ए प्लस बी है ना, इसका हमें दो वैल्यू देना है, एक मिनिमम कि मिनिमम हमारा कितना लगेगा और दूसरा हमारा मैक्सिमम कि मैक्सिमम हमारा कितना लगेगा। ठीक है। तो एक एग्जांपल से अब थोड़ा समझ लेते हैं हम। लेट सपोज करो 24 है। ठीक है। तो 24 अगर हमें बनाना है 4 और 6 की मदद से, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा मैक्सिमम कितना लगेगा। तो अगर मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे, 24 को 4 में पहले करेंगे कोशिश हम बांटने का, क्योंकि 4 छोटा नंबर है। तो अगर 4 छोटा है, देखो 24/6 है और 24/4 है। तो 4 हमारा क्या है, छोटा है। अगर 4 छोटा है, डिनोमिनेटर अगर मेरा छोटा है, तो ये वैल्यू मेरा ज्यादा आने का चांस है एज कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि ये जो है 4 की तुलना में बड़ा है 6। ठीक है। ये चीज समझना है। ठीक है। तो हम क्या किए कि अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो हम 24 में से 4 को पहले 4 के पार्ट में बांटने की कोशिश करेंगे। तो देखो 24 4 को डिवाइड करता है तो मेरा 6 मिला। ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम हुआ। अब अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो मैं 6 को यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है 4 से बड़ा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे 6 के फॉर्म में पहले 24 को लिखने का। ठीक है। तो देखो अगेन ये 24 6 से डिविजिबल है तो कितना आ गया, 4। तो यानी इसका मेरा आउटपुट हो जाएगा। अब इसमें जो हमें आउटपुट देना है वो इस तरह से देना है, पहले मिनिमम वाला लिखना है फिर मैक्सिमम। तो मिनिमम मेरा 4 आया और मैक्सिमम मेरा 6 आया, तो इसका आउटपुट मेरा ये हो गया। यानी कि 24 के लिए मुझे ये आउटपुट मिला। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है। हमें 24 को लिखना है बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 और 6 और हमें मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने मैक्सिमम निकालने के लिए हमने डायरेक्ट 4 को यूज किया, क्योंकि पहले हमें 4 का जितना पार्ट मिल रहा है वो निकाल लेना। तो 24/4 किए तो डिविजिबल ही हो गया, तो अब कुछ बचा नहीं, तो 6 आ गया मेरा। यानी कि 6 बार अगर हम 4 को यूज करेंगे तो 24 बन रहा है और 6 ही जो है मेरा मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख सकते हो। अब वही अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हम 6 को यूज करेंगे, 6 का ज्यादा से ज्यादा पार्ट पहले रखेंगे, फिर जो बचा रहेगा उसको हम चेक करेंगे। तो वो हम लॉजिक में कवर करेंगे। ठीक है। तो इसी कारण इसका आउटपुट क्या हो गया, 4 हो गया मिनिमम का। तो आई होप कि तुम्हें अब प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं इसके लॉजिक की तरफ। ठीक है। तो ह- हमें क्या दिया है, हमें 4 और 6 का कॉम्बिनेशन से एन बनाना है, राइट। तो लेट सपोज करो कि हमने 4 को ए टाइम्स यूज किया और 6 को बी टाइम्स यूज किया। तो यही इनिक्वलिटी होल्ड करना चाहिए कि 4a + 6b एन के बराबर होना चाहिए। ठीक है। ये तो हम एग्री कर रहे हैं। अब जरा इस वाले इनिक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड को तुम चेक करो। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को तुम चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इवन होगा। क्यों इवन होगा? क्योंकि 4 और 6 दोनों इवन है और उनका कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे, ऐड करेंगे तो वो ऑलरेडी हमेशा है कि इवन ही आएगा। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इवन है। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि राइट हैंड साइड एन अगर मेरा ऑड होता है, अगर मेरा ऑड होता है
तो हमें आउटपुट करना है -1। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर मेरा पॉसिबल नहीं है 4 और 6 के कॉम्बिनेशन में बनाना, तो हमें आउटपुट कर देना है -1। ठीक है, तो एन अगर ऑड है तो हम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इवन है, तो राइट हैंड साइड तो कभी भी ऑड नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, ये एक कंक्लूजन निकल गया। दूसरा क्या कंक्लूजन है कि अगर मेरा एन छोटा है 4 से, तो भी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरा मिनिमम वैल्यू 4 है। तो 4 मिनिमम है, तो अगर एन मेरा 4 से ही छोटा है तो वो भी नहीं बन पाएगा। तो यानी कि दो कंडीशन हमें मिला। ठीक है, तो इन कंडीशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर एन लेस देन 4 है, या फिर, ठीक है, ये और का सिंबल है जो हम कोड में यूज करते हैं। ठीक है, या फिर मेरा एन जो है ऑड है। ऑड चेक करने के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करके निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर तुम मॉडुलो ऑपरेटर से भी देख सकते हो, मॉडुलो 2 करके। तो मैं जनरली ये प्रीफर करता हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन में कोई भी अगर हिट करता है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? -1। ठीक है, तो ये चीज जो है हमें एक मिल गया, अपना कंडीशन। ठीक है, ये पहला चीज है। ये प्रॉब्लम का बहुत छोटा पार्ट हमने निकाला। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि एन जो भी हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? एन हमारा इवन रहेगा। ये चीज हमें समझ में आ गया। तो एन पता है किस फॉर्म में रहेगा? एन इस फॉर्म में रहेगा। 4 रह सकता है, 6 रह सकता है, 8 रह सकता है, 10 रह सकता है, 12 रह सकता है, एंड सो ऑन करते हुए। यानी कि एन का पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा, तभी मेरा आउटपुट एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, अब ये तुम एग्री कर रहे हो, क्योंकि देख लो तुम, 10 ही है तो 10 हम बना सकते हैं। कैसे? एक 6 यूज कर लो और एक 4 यूज कर लो। 8 है, 8 भी हम लोग बना सकते हैं, 2 टाइम्स 4 यूज कर लो। हर एक नंबर उसके आगे का हम बना सकते हैं। तो यानी कि एन का मेरा फॉर्म जो है कुछ इस तरह का बन रहा है। ठीक है, इतना जो है हमें समझ में आ गया है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हम अपना कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हम अपना कैसे निकालेंगे? तो मेरा इक्वेशन क्या था? मेरा इक्वेशन था 4 टाइम्स ए प्लस 6 टाइम्स बी इक्वल टू एन। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो तुम खुद सोचो, अगर मैक्सिमम निकालना है तो हम कोशिश करेंगे कि 4 वाला पार्ट जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 वाले पार्ट से हम पहले ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे एन को बनाने का। कहने का मतलब ये है कि एन बाई 4, ठीक है, एन बाई 4 जो है हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि देखो, डिनोमिनेटर मेरा क्या है? 4। और अगर हम 6 यूज करते तो क्या होता है? डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता। तो डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो एन बाई 4 का वैल्यू बढ़ेगा, है ना? तो अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि एन में से जितना ज्यादा से ज्यादा 4 निकलता है उतना निकाल लेना है। उसके बाद फिर जो बचा खुचा है उसको हम अभी चेक कर लेंगे कि वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो तुम लोग एग्री एग्री कर रहे हो कि मैक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं एन बाई 4 से आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हम 4 के टर्म्स में एन को बांटने का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एन बाई 4 जब हम करेंगे तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी होगा। क्या? अगर 4 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल रहता है? 0, 1, 2, 3, यही 3 रिमाइंडर पॉसिबल है। अब क्योंकि मेरा एन इवन है, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है, तो कभी भी रिमाइंडर ऑड तो आएगा नहीं। तो यानी कि इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? 0 और 2, ये दो मेरा रिमाइंडर पॉसिबल है। ठीक है, एग्री कर रहे हो? अब सबसे पहला केस, जब मेरा रिमाइंडर 0 है, जब मेरा रिमाइंडर 0 है, यानी कि कौन कौन वैल्यू? 12, 16, 20, अगर ये मेरा एन का वैल्यू है, क्योंकि इस केस में क्या है? रिमाइंडर 0 आएगा जब भी तुम 4 से डिवाइड करोगे तो। ठीक है, इन केस में तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, जो भी इसका वैल्यू है, एन बाई 4 से, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि अगर रिमाइंडर 0 है तब तो ये केस आराम से बन जा रहा है। लेकिन अगर मेरा रिमाइंडर 2 है, तब क्या होगा मेरा आउटपुट, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो देखो उसे भी हम चेक कर लेते हैं। लेट सपोज करो कि मेरा वैल्यू है 14। ठीक है, मेरा वैल्यू है 14 और हमें निकालना है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या देख रहे थे? हम 14 बाई 4 करते, क्योंकि 4 का जितना पार्ट है उतना हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 2, यानी कि 4 को 3 टाइम्स तो निकाल लेंगे हम, लेकिन उसके बाद भी मेरा 2 बचा रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रिमाइंडर 2 था। ठीक है, तो अभी भी मेरे पास क्या है? 2 बचा रह गया। ठीक है, तो 14 बाई 4 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा।
तो इस हिसाब से मेरा मैक्सिमम 3 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 2 तो एक बचा रह जा रहा है ना, तो ये 2 कैसे मैनेज हो रहा होगा? तो देखो ये 2 कैसे मैनेज होगा, हम 4 को 2 ही टाइम्स यूज करेंगे, ठीक है, प्लस 6 एक बार यूज कर लेंगे, क्योंकि 2 मेरा इसमें बच रहा है। तो एक 4 हम इधर से निकाल लेंगे, तो 4 प्लस 2 एक 6 बना देगा, और 6 तो हम यूज कर ही सकते हैं कॉम्बिनेशन में। तो अब देखो अगेन कितना कॉम्बिनेशन बना, तो तुम चेक करो कि हमने क्या देखा था, 4 × A प्लस 6 × B। तो यहाँ A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू मेरा 2 है, A का वैल्यू मेरा 2 है, और B का वैल्यू जो है मेरा 1 है ना। B यहाँ 1 है और A मेरा 2 है, तो यानी कि अभी भी मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 3। और ये जो मैक्स में हमने वैल्यू स्टोर किया था 14/4 करके, वो भी कितना दे रहा था, 3। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर रिमाइंडर 2 भी रहेगा इस केस में, तो ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 भी है तो भी मेरे आंसर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक 4 को हटाएंगे और एक 6 इंक्लूड कर देंगे, तो बात बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जब हमें मैक्स निकालना है तो मैक्स का रिजल्ट सिंपल n/4 होगा। ये हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे, ठीक है, कि मैक्स का वैल्यू हमेशा n/4 ही होगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं मीन वाले पार्ट को, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसे भी जो है हम इजीली समझ लेंगे। ठीक है, मिनिमम वाले पार्ट को हम देखते हैं। तो अगेन वही चीज, 4A प्लस 6B इक्वल टू n। अगर हमें मिनिमम निकालना है, ठीक है, अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हम n/6 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम n को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 6 में बांटें और कम से कम 4 का यूज करें। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि 6 मेरा ज्यादा यूज होगा तो मेरा वैल्यू ऑलरेडी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि 6 ग्रेटर है 4 से, 6 ग्रेटर है 4 से, इसी कारण। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें पता है कि जब हम n को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा क्या क्या पॉसिबल रहेगा। तो देखो ऐसे अगर कोई भी नंबर रहे और 6 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 इतना ही पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ मेरा श्योर है कि मेरा n जो है इवन है, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर पॉसिबल है इसका 0 2 एंड 4। ठीक है, इतना ही रिमाइंडर मेरा पॉसिबल है। ठीक है, तो एक एक करके हर एक एक रिमाइंडर को समझ लेते हैं फिर से। तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 है, ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो मिनिमम मेरा क्या आ जाएगा, n/6, यही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई एक वैल्यू ले लो जिसमें रिमाइंडर 0 आए, तो 24, 24/6 4, यानी कि इस केस में मेरा मिनिमम 4 होगा। ठीक है, क्योंकि हम 24 को पूरा का पूरा 6 ही यूज करके बना दिए, 6 को 4 टाइम्स लिख दिए, 24 बन गया, तो अब इससे मिनिमम क्या ही आएगा मेरा, कुछ नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर 0 का केस तो ठीक था। अब दूसरा केस देखते हैं रिमाइंडर 2 का। जब मेरा रिमाइंडर 2 है, तो लेट सपोज करो कि n का वैल्यू मेरा 14 है। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर मेरा 14 है तो यहाँ 14/6 होगा, और जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ मेरा रिमाइंडर देखना क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा 2 ही आएगा। ठीक है, तो 14/6 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2, यानी कि 2 टाइम्स 6 प्लस 2, इसमें 14 ब्रेक हुआ है अभी। ठीक है, अब जरा ये देखो कि ये 2 का हम क्या करेंगे, ये वाले 2 का हम क्या करेंगे। ये 2 तो एक एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखना, जैसे हमने मैक्सिमम वाले केस में किया था, क्या किया था, एक 4 हटाए थे और एक 6 यूज कर दिए थे, तो मेरा काम बन गया था। लेकिन अगर मेरे को एक 2 बच रहा है और 4 का भी कॉम्बिनेशन इंक्लूड करना है, तो इधर से हमें एक 6 चाहिए होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो 6 हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हम एक ही 6 को यूज करेंगे। ठीक है, और एक 6 इसमें से निकाल लेंगे, 6 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 6 प्लस 2 मेरा बन जाएगा 8। तो देखो एक 1 टाइम 6 यूज कर लिए, प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा 2 टाइम्स 4 यूज कर लिया। समझ रहे हो? तो यानी कि यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना आया, यहाँ पे मेरा वैल्यू 1 प्लस 2 आया, यानी कि 3 आया। अब जरा ये देखो, जो ये वैल्यू था ये हमें कितना वैल्यू दे रहा था, 14/6, 14/6 हमें 2 ही दे रहा था, लेकिन हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। समझ रहे हो? क्यों आया 3 हमारा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 2 था, एक 2 बच रहा था, एक 2 बच रहा था, तो इधर से एक 6 निकाल लिए, अब एक 6 और एक 2 मिलके 8 बना दिया, यानी कि 2 टाइम्स 4 बन गया, तो इसी कारण वैल्यू एक और बढ़ गया। तो यहाँ एक चीज समझना, अब जो मेरा मिनिमम आया n/6 करके, यानी कि 14/6 करके, वो मेरा क्या आया, 2 आया।
जबकि मेरा एक्चुअल आंसर क्या निकला, एक्चुअल आंसर मेरा इस केस में 3 निकला। ठीक है, अब ये कैसे निकल रहा है हम तुरंत देख लेंगे, छोटा सा चीज है। बस खाली ये समझना है कि अभी मेरा आंसर डायरेक्टली हम n/6 करके नहीं निकाल सकते हैं, इसमें इसमें कुछ अलग करना होगा, क्योंकि आउटपुट देख लो 3 आया है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो पहला वाला केस था जिसमें रिमाइंडर 0 था, उस केस में सही था ये। ठीक है, उस केस में सही था, n/6 से ही रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, तो कोई ना। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है मेरा रिमाइंडर 4। ये केस देखते हैं, तो इसके लिए कोई एक नंबर ले लेते हैं 16। ठीक है, तो 16/6 करेंगे तो मेरा क्या आएगा आउटपुट, अगेन 2 ही आएगा। तो यानी कि 2 × 6 + 4, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ देखो 4 बच गया। तो बस सिंपल है, 2 × 6 + 4 कितना टाइम्स यूज हुआ, एक 1 बार, एक बार। तो ये 2, ये 1, यानी कि मेरा इस केस में आउटपुट क्या आया, 2 + 1, यानी कि अगेन इसमें भी 3 आया, जबकि ये वाला वैल्यू मेरा क्या था, 2 था। देख रहे हो, तो यानी कि वैल्यू एक से बढ़ रहा है। तो सिंपल सा चीज है, ये कुछ नहीं है। जो हम ये 16/6 या फिर जो हम 14/6 कर रहे हैं ना, इनका सीलिंग वैल्यू लिख दो। ठीक है, इनका सील निकाल लो। सील क्या होता है कि अगर मेरा टोटली अगर डिविजिबल नहीं है नंबर, तो जो वैल्यू आएगा डिवाइड करके +1 आता है। ठीक है, तो 14 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 14/6 कितना होगा, 2 +1 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा ऑलरेडी। अगेन यहाँ भी 16 6 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, तो अगेन क्या होगा, 16/6 कितना हो जाएगा, 2, और सील सील अगर हम निकालेंगे तो +1 यानी कि 3 आएगा। ठीक है, ये चीज होता है सीलिंग में। तो कुछ नहीं, हम बस खाली इसका सील वैल्यू निकाल लेंगे और एक लाइन में मेरा कोड खत्म हो जाएगा। अब देखो, जो पहला वाला केस था 24/6, अब यहाँ 24 पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से, तो इसका अगर हम सील वैल्यू भी निकालेंगे ना तो 4 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि सील क्या करता है ना, सील देखो क्या करेगा। लेट सपोज करो कि 16/6 ही था, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा फ्रैक्शन में, डेसिमल में। ठीक है, तो अगर डेसिमल में कुछ भी आ रहा है तो ये क्या करता है ना, ये राउंड ऑफ करके एक आगे वाले इंटीजर पे लेके चला जाता है, यानी 3 पे लेके चला जाएगा। लेकिन अगर मेरा वैल्यू 2.0 आता, 00, तो ये फिर 2 ही देता आउटपुट। मतलब अगर डेसिमल के बाद कुछ अगर वैल्यू बचता है, तभी ये जो है राउंड करके नेक्स्ट इंटीजर पे लेके जाता है। यही करता है हमारा सील। और C++ में सील नाम का एक फंक्शन है, डायरेक्ट हम लोग उसमें ये वैल्यू डालेंगे और मेरा काम हो जाएगा। बस खाली ये इंश्योर करना है कि ये जो इनपुट में लेगा ना, ये सील वाला फंक्शन, ये हमेशा डबल या फ्लोट फ्लोट वैल्यू लेगा। ठीक है, यानी कि डेसिमल वैल्यू लेगा, ये हमें ध्यान में रखना। तो हमारा क्या रहा लॉजिक, पूरा का पूरा जो है हम डिस्कस कर लिए। तो हमें ये पता चला, अब एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला केस क्या था कि अगर मेरा एन ऑड है, या फिर अगर मेरा एन लेस देन है 4 के, इस केस में मेरा आउटपुट क्या होगा, -1, पहला केस। दूसरा, अगर हमें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम हमारा क्या होगा, n/6 का स्टील वैल्यू। ठीक है, स्टील लेना है। ठीक है, और स्टील का मतलब क्या है वो हमने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब अगर हमें मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम हमारा किससे निकल रहा था, तो n/4 करके। तो बस अब हमें ये 3 लाइन कोड में अपना डाल देना है और हमारा काम खत्म है। तो आओ इसे कोड भी कर देते हैं जल्दी से। तो ये टेस्ट केस हमने ले रखा है। अब हम अपना इनपुट n ले लेंगे। अब वही केस कि अगर मेरा n ऑड है, या फिर अगर मेरा n लेस देन है 4 के, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, इस केस में हमारा आउटपुट हो जाएगा -1। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और रहा n, तो मेरा मीन और मैक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम हमारा क्या होगा, तो मिनिमम हमारा होगा सीलिंग ऑफ n/6.0। अब यहाँ 6.0 करना जरूरी है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि सील के अंदर जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो डबल या फ्लोट आएगा। तो ये इंश्योर करने के लिए हमें n को या तो डेसिमल बनाना होगा, या फिर 6 को जो है डबल बनाना होगा या फ्लोट बनाना होगा। ठीक है, तभी जो है मेरा ये सही रिजल्ट देगा। तो इसी कारण मैंने 6.0 लिख दिया। अब मैक्स हमें कैसे मिल रहा था, तो मैक्स तो डायरेक्ट हमें n/4 से मिल रहा था। ठीक है, तो अब हम सी आउट कर देते हैं। सी आउट हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें मीन देना है, फिर हमें मैक्स देना है। तो ये हो गया हमारा कोड। एक बार इसे रन कर लेते हैं।
तो ठीक है, पास हो गया। सबमिट भी करके देख लेते हैं। ये हमने इसे लगाया है सबमिट में। और ये गाइस एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। तो एक बार अब जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट है क्योंकि हमने इफ एल्स लगा रखा है। ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने नॉर्मल इंटीजर वगैरह डिक्लेयर कर रखा है। तो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ईच टेस्ट केस कांस्टेंट है। ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर तुम्हारा कुछ डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, और शेयर भी करो यार। सो थैंक यू गाइस।